नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें कि 19,426 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में शामिल 16 आरोपियों के बयान दर्ज होंगे और विवेचक ने न्यायालय से अनुमति ली है। करीब 6 महीने से जेल में बंद है 16 आरोपी और 16 आरोपियों से फिर एक बार पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये पूरा मामला और 19,426 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला और इसमें इस फर्जीवाड़े में शामिल 16 आरोपियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। करीब 6 महीने से जेल में ये 16 आरोपी बंद। थाना सलोन में पिछले वर्ष एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें जन सेवा केंद्र से फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए थे। इनकी जांच की गई थी तो काफ़ी बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र क्षेत्र से जारी होना पाया गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और 18 लोगों की गिरफ्तारी होकर सभी लोग जेल गए थे। इसमें उसी मामले में कल गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है थाना सलोन में। सभी लोग जेल में हैं और इसकी विवेचना थाना डी अन्यत्र थाने को स्थानांतरित की गई है। इनकी प्रॉपर्टी जो इस कार्य से इन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के बाद और उनके दुरुपयोग से जो संपत्ति जनरेट की है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अगर उसमें इस तरीके की संपत्ति पाई जाएगी जो अपराध से उन्होंने अर्जित की है तो उसको जब्त किया जाएगा नियमानुसार। तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी रायबरेली से जुड़ गए हैं। राजू, चूंकि अब इस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 16 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी की अपडेट आपके पास? सलोन विकासखंड क्षेत्र का है जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की गई तो जिला प्रशासन हरकत में आया और इसका एएनआई भी पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो जिसके बाद ये पाया गया कि 16,452 जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी बनाए गए हैं। इस पूरे मामले में जो ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव है और जो जनसेवा केंद्र संचालक जीशान है उसके समेत 16 लोगों को पुलिस ने 6 महीने पहले जेल भेज दिया था और जेल भेजने के बाद पूरे मामले की पड़ताल की जा रही थी जिसमें प्रकाश में आया कि 19,452 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है कि 16 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही की गई है। हालांकि कहा जा सकता है कि इसके बाद भी रायबरेली पुलिस के द्वारा और एनआईए के द्वारा ये पूरे मामले की जांच की जा रही है और पूरे मामले को अभी भी खंगाला जा रहा है। साफ तौर पर रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया है कि इनके संपत्तियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि इनके द्वारा जो इस प्रकार से कमाए गए धन है वो कहां है और किस तरह से उनके द्वारा अर्जित की गई धनराशि उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जो अभी नए साल में देखने को मिला है कि जैसे नया साल आया एक रायबरेली पुलिस के द्वारा जो बड़ी कार्यवाही की गई इसको लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप का माहौल देखने को मिला था, क्योंकि जो भी आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में और आरोपियों की पड़ताल की जा रही। कहा जा सकता है कि अंतरराज्यीय जो गैंग है उसके सदस्य हैं जो जेल में है और अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं। तो ऐसे में साफ तौर से जो रायबरेली पुलिस है उसके द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है और ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा अभी भी पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। जी राजू, ये पूरे जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब तक कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ नई गिरफ्तारी हुई है? और दूसरा सवाल ये कि इनका गिरोह ये काम कैसे करता था, क्योंकि अधिकारी इनसे मिले होंगे तब जाकर ये पूरे ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र चल रहा होगा या फिर इनका कुछ अलग ही तरीका था? मतलब इसको लेकर कुछ जांच में कुछ पता चला? जी देखिए, आपको बता दें कि जब एनआईए की टीम रायबरेली पहुंच गई थी तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आ रहे थे कि पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की शिकायत की कि हर ग्राम सभा में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं ये कहीं अलग प्रांत के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के उनके द्वारा जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई। तो पूरे मामले की जब जांच की गई तो शुरुआती दौर में ही देखने को मिला कि जो बाहरी लोगों की कहा जा सकता है कि बांग्लादेश तक के लोगों का जो जन्म प्रमाण पत्र मिला है प्रथम जांच में, तो इसके बाद खलबली मच गई और जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की पड़ताल करना शुरू कर दिया और इसकी अलग अलग टीमें भी गठित की गई थी, जिसके फलस्वरूप ये सामने आया कि
जो विजय यादव ग्राम विकास अधिकारी था, केवल उसी के ग्राम सभाओं में से 19,452 प्रमाण पत्र जो मिले हैं केवल उसी के ग्राम सभा से मिले हैं। क्योंकि उसको मेन आरोपी बनाया गया था तो जिला प्रशासन की रडार पे वो था और उसी की ग्राम सभाओं को चेक किया जा रहा था। लेकिन बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि पूरे जिले में ऐसे कहीं प्रमाण पत्र तो नहीं बन रहे हैं, उसकी भी पड़ताल की जा रही है और जांच समितियां बना दी गई। लेकिन जो जिस प्रकार से ये 19,452 प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी राजू, चूंकि ये 19,500 मतलब 19,426 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सामने आए हैं, ये जो जेल में आरोपी बंद है जिन्हें 6 महीने पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, अब इनसे क्या कुछ पूछताछ की जानी है? क्या कुछ अभी सामने आना बाकी है? क्या फिर से नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रायबरेली पुलिस भी जांच कर रही है और भी टीमें जो हैं सक्रिय, वो टीमें जांच कर रही हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रांत में इनके गिरोह हैं और उन गिरोहों की धरपकड़ करने का काम किया जा रहा है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो इस पूरे मामले में संलिप्त लोग हैं उनकी पड़ताल अभी लगातार जारी है। चूंकि एक दूसरे से इनका चयन भिड़ा हुआ है, ऐसे में अभी तक रायबरेली में 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और 16 लोगों को जेल भेज दिया गया है। और ऐसे लोगों की और भी तलाश की जा रही है कि इनके गिरोह में कहाँ कहाँ के लोग हैं, किस तरह से लोग हैं, किस तरह से इनकी चयन है, उनकी पूरी तरह से पड़ताल की जा रही है। और जिला प्रशासन हो या NIA हो, उनके द्वारा पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है और जांच में जो लोग भी रडार पे हैं उनकी बड़ी सक्रियता पूर्वक जो टीमें बनी हैं उनके द्वारा पड़ताल की जा रही है। जी राजू, अब इनसे पूछताछ की जानी है। मेरा सवाल अभी भी वही है कि इनसे पूछताछ की जानी है, अब क्या कुछ पूछताछ की जाएगी, आगे कैसे ये कार्रवाई बढ़ेगी? और सवाल ये कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था, क्या मतलब जिस बड़े लेवल पर 19,426 फर्जी प्रमाण पत्र बनाना ये कोई आसान काम नहीं है, जिस तरह से इनका गिरोह चल रहा था, क्या इनमें गिरफ्तारियां और आगे मतलब देखने को मिल सकती हैं? और दूसरा सवाल यही कि इनसे अब क्या पूछताछ की जानी है, मतलब पुलिस को अभी क्या जानकारी इकट्ठा करनी है इनसे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि विवेचना को ट्रांसफर किया गया है सर्किल क्षेत्र में ही, D थाना क्षेत्र में, चूंकि सलोन में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और D थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर। और जो गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है, इसके बाद जो पुलिस है वो जो आरोपी है उनसे अलग अलग पूछताछ करेगी और लोगों को खोजने का प्रयास करेगी ताकि आगे से ऐसे जन प्रमाण जो फर्जी बने हैं वो न बनाए जा सके। इसको लेकर जो अलग आरोपी हैं उनकी अलग अलग जांच पड़ताल होगी और उनसे पूछताछ करेगी। और इसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई क्लू मिलेगा पुलिस को तो उस मामले पर भी जांच करते हुए उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। जी राजू, अभी आपने बताया कि ये जो लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे, ये अलग तरीके से मतलब ये कहीं के और आए हुए लग रहे थे, तो ये जो 16 के 16 या 18 के 18 जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका कुछ अता पता इसको लेकर पुलिस ने कोई खुलासा किया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर और कहा जा सकता है कि जैसे गोरखपुर और भी कहीं के लोग हैं जिनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कई जिलों की पुलिस जो है एक्टिव थी और एक्टिव मोड में होने के कारण इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। चूंकि मामला बड़े स्तर का था इसलिए पूरे मामले की जानकारी पुलिस के द्वारा भी नहीं दी गई। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, कहा जा सकता है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस फिर से एक्टिव हुई है और पूरे मामले को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो 16 आरोपी अभी तक जेल में हैं उनसे अलग अलग पूछताछ करेगी और अलग अलग पूछताछ करने के बाद अगर किसी प्रकार का कोई क्लू मिलेगा तो उस पर कहीं ना कहीं पुलिस जांच करने का काम करेगी और उस मामले को खंगालने का काम करेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पूछताछ होगी ऐसे में एक बड़ा क्लू निकल सकता है। क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि गैर प्रांत के रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे में साफ तौर से जो आशंकाएं हैं, जो स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि कहीं ऐसे जो बांग्लादेशी लोग हैं उनका तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं यहाँ के निवासी तो नहीं बनाए जा रहे हैं। तो यही सवाल उठ रहा था और इसी सवाल को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और पूरे मामले की पड़ताल होने के बाद ही मामला सामने आएगा कि कहाँ के जन्म प्रमाण पत्र लोगों के बनाए गए हैं। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया है कि 19,000 से ज्यादा यानी 19,500 जो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं ये फर्जी है पूरी तरह से। जी ठीक है राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 16 आरोपियों से एक बार फिर से पूछताछ होगी। 19,426 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये पूरा मामला, फर्जीवाड़ा
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 के शुरू होने पर बस अब गिनती के दिन बचे हुए। योगी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, लेकिन इस बीच महाकुंभ के दौरान धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। ये आरोप बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर लिखा है, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में धर्मांतरण के कार्यक्रम होने का शक जाहिर करते हुए रोक लगाने की मांग की। मौलाना ने अपने जारी बयान में कहा कि एक तरफ जहां धर्मांतरण को लेकर एक नया कानून बना है, तो दूसरी ओर कानून को दरकिनार कर इस तरह का अगर कोई काम किया जाएगा तो माहौल खराब हो सकता है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही सियासी हलचल के बीच और मंत्री आशीष पटेल और उनकी साली पल्लवी पटेल के बीच चल रही सियासी जंग को लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता वंदना यादव ने दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव से खास बातचीत की है। सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी गहमागहमी बहुत ही तेज चल रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आशीष पटेल और उनकी साली पल्लवी पटेल को लेकर सियासी जंग और सियासी गहमागहमी काफ़ी तेज चल रही है। ऐसे में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिबियापुर से समाजवादी पार्टी विधायक प्रदीप यादव जी। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आशीष पटेल और पल्लवी पटेल द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और सियासी जंग तेज हुई है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि आशीष पटेल जी द्वारा कल एक बयान भी दिया गया है अपनी साली पल्लवी पटेल को लेकर कि वो जिस थाली में खाती हैं उसमें छेद ही नहीं बल्कि ड्रिल करती हैं। तो आइए प्रदीप यादव जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि सर का क्या कहना है इस पर। जी सर। पल्लवी पटेल जी ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन्हें बजाय ये कहने के कि वो छेद नहीं करती हैं, ड्रिल करती हैं, उन्हें उन आरोपों के विरोध में उन्हें अपनी ये सफाई देनी चाहिए, ये सिद्ध करना चाहिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, लोगों पर रुपया नहीं लगा। लेकिन उस बात में तो कोई चर्चा नहीं करता जो भ्रष्टाचार हुआ है। तो जब उस पर चर्चा नहीं करेंगे, एक दूसरे पे जो आरोप लग रहे हैं, हम पे अगर कोई आरोप लगा है तो हम उस आरोप का तो पहले खंडन करें। हम उनके बारे में कह रहे हैं कि वो जिस थाली में खाती हैं उसमें छेद नहीं करती, ड्रिल करती हैं, तो वो तो बात की बात हो गई। लेकिन आप पे जो आरोप लगे उसमें क्या सत्यता है, उसमें आप निर्दोष हैं कि नहीं, उसमें आप अपने को निर्दोष कैसे साबित करेंगे, उन्हें ये करना चाहिए। पल्लवी पटेल द्वारा लगातार जो शरारतों से विधायक लगातार ये भी आरोप लगाया जाता है कि उनके पिता की नाम को वो आगे बढ़ा करके और उनके पिता के नाम से वो मलाई खा रहे हैं और उनके नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं और ये गलत है। इसके लिए उन्होंने मोर्चा भी खोला है। तो इसको लेकर क्या कहें, कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? वो उनके परिवार की बात है। उनके फादर ये सही है कि वो रहने वाले कन्नौज के थे, हम उनसे परिचित थे, आदरणीय मतलब स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी से। और वो चूँक जब हम एमपी थे तब भी हमारा उनसे अच्छे संबंध थे। ये सही है कि उन्होंने राजनीति बहुत अच्छे से की, लेकिन अब उनके नाम की विरासत को बजाय आगे बढ़ाने का, उनके नाम से अगर कोई रोटियां सेक रहा है या उनके नाम पे उनके नाम का दुरुपयोग करके कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अंदरूनी बात उनकी हमें नहीं मालूम, कौन ज़्यादा उनके नाम का लाभ उठा रहा है, मिसयूज कर रहा है, वो तो उनके परिवार के ही लोग बताएंगे। उपचुनाव में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, नौपरी मिल्कीपुर पर नहीं हो पाया था, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है मिल्कीपुर में जल्द ही चुनाव हो, तो उसको लेकर सपा की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी की हमेशा तैयारी रहती है और पिछली बार अयोध्या सीट जब हार गए तो उससे भाजपा का एक संदेश बड़ा खराब गया। चूँकि अयोध्या में हारने का मतलब ये अयोध्या ही मुद्दा सब जगह लिए घूम रहे थे, पूरे देश में उन्होंने उसी का प्रचार किया। लेकिन जब ये अयोध्या सीट हार गए और अवधेश जी वहाँ से चुनाव जीत गए और अवधेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जब बैठते हैं तो उन्हें वो सबसे ज़्यादा खटकता है कि अयोध्या हम चुनाव हार गए। जिस भगवान राम का मुद्दा लेके वो चारों तरफ देश में घूमे और
वो भगवान राम के नाम पर रोटियां सेकते हैं, राजनीति करते हैं, तो इसलिए उन्हें झटका लगा था। इसलिए उन्होंने जानबूझ के वो चुनाव सब चुनाव के साथ में होना था। 10 विधानसभा में चुनाव था लेकिन 9 में उन्होंने कराया। उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा गया कि ताकि अकेला करा के प्रशासन की दम पे, बेईमानी की दम पे किसी तरह मिल्कीपुरम जीत जाए, इसलिए उसे तो अलग कराया गया था। और प्रशासन तो कुछ भी कर सकता है। कितने उपचुनाव हैं जहां पुलिस ने वोट नहीं डाले, पुलिस ने वोट डाले, पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगा दिया, उन्हें वोट नहीं डालने दिया। तो वहीं दिल्ली में बिजली बिल पर चल रही राजनीति के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को अब अधिक बिल चुकाना होगा। इसी मुद्दे पर इंडिया वॉइस के संवाददाता अजय चौहान ने एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल से खास बातचीत की है। सुनिए। साथ में लगातार जिस तरह से डीएमसी ने कल एक ऑर्डर जारी किया जो भुगतान बिजली बिल के दर से बात करें सीधा सर, जिस तरह से कल एक ऑर्डर आया और आज एनडीएमसी उसको मानने से मना कर दिया, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा कोई भी ऑर्डर है उसको हमने रिव्यू के लिए चले गए हैं। दिल्ली की जनता पे 1 रुपए का भी, एक नए पैसे का भी भार नहीं पड़ेगा एनडीएमसी की जनता पर। हमारी कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब तक हम लोग हैं, एक नए पैसे का, एक नए रुपए का भार एक्स्ट्रा बिल चार्ज हम नहीं बढ़ाएंगे। क्या लगता है ये चुनावी इस समय मुद्दा है और डीएमसी जैसे ऑर्डर आया, आम आदमी पार्टी सरकार इस समय इधर एनडीएमसी है, क्या लगता है इसको बीच में? जनता मन बना चुकी है मित्र कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जिस तरह 7 विधानसभा आ रहे थे, अपनी खुद की विधानसभा और दिल्ली हारने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। जिस तरह से लगातार कमेंट है कि किसी भी तरह से डीएमसी जो ऑर्डर है वो नहीं माना जाएगा, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको उसी दर पर बिजली दी जाएगी जो अभी तक दी जा रही है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर संभल से है जहां बावड़ी की खुदाई को रोक दिया गया है। दरअसल एएसआई के अधिकारियों ने मजदूरों से कहा कि बावड़ी के अंदर की दीवारें काफी कमजोर हैं, ये कभी भी गिर सकती है या फिर नीचे धंस सकती है, इसलिए दूसरी मंजिल के अंदर खुदाई के लिए जाने से मजदूरों को मना कर दिया गया है। आपको बता दें कि बावड़ी की खुदाई और साफ सफाई को 13 दिन हो चुके हैं। तो खबर झांसी से है जहां बस स्टैंड के सामने वाली जमीन पर पूर्व गरौठा विधायक बृजेंद्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज ने गलत तरीके से बनाई गई 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों को बंद करने के लिए नगर निगम की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और जिसको लेकर पूर्व विधायक ने कार्रवाई का विरोध करने के साथ कागजात भी दिखाए, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने कागजों को खारिज करते हुए फुटपाथ के ऊपर ही दुकान का मुंह खोलने पर आपत्ति जताई और दीवार बनाने का काम तो अगली खबर सीतापुर से है जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से ईओ ने दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें एक दुकान से 50 किलो पॉलीथीन बरामद हुई। उस पर ईओ ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि ईओ की इस कार्रवाई से लगभग 1 लाख रुपए का चालान काटा गया। पॉलीथीन हटाओ अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। देखिए, शासन द्वारा 2 अभियान चलाए गए हैं, एक है आरंभ अभियान और एक है प्लास्टिक उन्मूलन अभियान। इसमें क्योंकि जानते हैं कि पहले से रोक लगी है प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी वस्तुओं पे, जो कि वातावरण को नुकसान कर रही है और साथ ही साथ नगरों में गंदगी का बहुत बड़ा कारण भी है, नालियाँ जाम हो रही हैं। तो इसीलिए समय समय पर अभियान चलाया जाता रहा है ताकि जो प्लास्टिक के प्रतिबंध है, जो रोक है प्लास्टिक पे, उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। उसी के तहत ये फिर अभियान जो है शासन द्वारा जो प्लास्टिक उन्मूलन अभियान और आराम अभियान है, उससे के तहत हर निकाय में चलाया जा रहा है। अपने यहाँ के प्लास्टिक के प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जा सके, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि लोग जो है प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग न करें और दुकानदारों को प्रेरित करना कि वो जो उसके सब्स्टिट्यूट है, चाहे कागज के थैला हो, चाहे रिसाइकिल बैग हो, वो यूज करें, लोगों को दें, ताकि जो है ये मतलब एक तरह से प्लास्टिक से बनी जो भी चीजें हैं वो वातावरण से बाहर है। तो अगली खबर बलिया से है जहां पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड सलामी ली, जिसके बाद जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई और अपराधों की रोकथाम के लिए दंगा निरोधक उपकरणों के साथ साथ उनके रखरखाव के बारे में कई निर्देश दिए। तो अनुशासन में रहने के आदेश दिए गए और पुलिस अधीक्षक के निर्देश
आदेश पर पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गई और तो अगली खबर कौशांबी से है, जहां महाराष्ट्र में लूट और हत्या कर फरार चल रहे अभियुक्त को एसटीएफ ने कौशांबी से पकड़ा है। 21 दिसंबर को महाराष्ट्र के ठाणे के महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक के साथ लूटपाट की गई थी और जिसके बाद हत्या उनकी कर दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। तो हरदोई से बड़ी खबर, आपूर्ति विभाग की टीम ने होटल में छापेमारी की और होटल से 6 घरेलू सिलेंडर टीम ने जब्त किए। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था और इसके साथ आपको बता दें कि निरीक्षक के साथ होटल संचालक की नोकझोंक भी हुई और ये पूरा मामला हरदोई के पाली कस्बे का है। तो वहीं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाली यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 2 दर्जन के करीब यात्री बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी केंद्र भेजा गया। तेज रफ्तार से बस मोड़ने के चलते यह हादसा हुआ और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि बस का चालक नशे में था, ऐसा बताया जा रहा है। तो घायलों को उपचार के लिए सीएचसी केंद्र भेजा गया और तेज रफ्तार से बस मोड़ने के चलते ये हादसा हुआ। तो कौशांबी से बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में घर में सो रहे मां और बेटे की मौत हो गई। एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बच्चे को मलबे से निकाला और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मकान गिरने से घर में बंधे एक मवेशी की भी मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर आगे की राह बचाव कार्य में पुलिस लगी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़। नमस्कार।